वन का 23वां भाग होगा, सो ध्यान से सुनिए। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़बुन में वह आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी न आई तो उससे रहना गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और 4 आने दे दिए। एक कुछ आगे और बढ़ी तो दो कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपये देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैंने आशा की दादाजी को कई दिन से जोर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना रे, तुमने मुझसे न कहा। मुंशी जी का जोर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है, आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी, यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला नहीं बच सकता, बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्ठी जल रही हो। फूका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता। हाय है लड़का था, वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक चुल्लू पानी देने वाला तो होता। यह 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, मैं मर जाऊं या जीऊं। इन्हें 3 दफे खाने को चाहिए, 3 दफे पीने को चाहिए, पानी पीने को चाहिए, बस और किसी को काम नहीं है। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, अब की न बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने नेत्रों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोक के यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूँ। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बच्चा, ऐसा ऐसा रंगे दूं कि वह भी याद करें। लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं। इसी तरह वहाँ भी कचहरियाँ हैं, हकीम हैं, राजा हैं, रंक हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं, फिर क्या चिंता है, वहाँ भी अलामत हो जाऊंगा, मज़े से अखबार पढ़ा करूँगा। रतन को ऐसी ही हंसी छुट्टी कि वह खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से ये बातें नहीं कह रहे थे, उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी, और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आए। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा। सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूँ और इसे हंसी सूझती है। अब वहाँ न जाऊँगे, नहीं ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूँगी। देखो तो आज कितनी में बेमौका हंसी आई। वह अपने मन को इस उच्छृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका जोर कुछ हल्का है, जब जोर होता है तो यह और भी जरूर बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, इसकी रट लगा दी। इसका आशा क्या था, मैं न समझ सकी, ना अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर रटे जाते थे। पेट भक हो गया, आओ कमरे में चले। रतन, मेरे साथ ना चलोगी? जालपा, आज तो ना चलूंगी बहन, कल आओगी? कह नहीं सकती, दादाजी का कुछ हल्का रहा तो आऊँगी। जी नहीं भाई, जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मन्नी कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने कहा, ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी? मैं न जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ी हूँ, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आई, बोली, मुझसे भी वहाँ न रह जाएगा। सच कहती हूँ, मैं तो कह दूंगी मुझे जाना नहीं है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे अखबार में लेकर कहा, ले कसम खाती हूँ न जाऊंगी।
चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मेरे लिए वहाँ क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकान का किराया है, हम दोनों के गुजारे के लिए काफ़ी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जारपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि कहीं इस प्रस्ताव के व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई, बोली, 10 रुपये तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपये कर दो, रुपये मैं देती हूँ। जारपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंज बाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हरज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे। मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ न होगा तो पता लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है, मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ते चली आई थी तो उस वक्त मेरा मन कह रहा था वहाँ जाना अच्छा न होगा। जालपा, तो तुम्हें आशा है? पूरी, मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊँगी। मैं आज खत लिख रखूँगी। किसके पास भेजूँ? वहाँ का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहाँ तो प्रजामित्र की बड़ी चर्चा थी, पुस्तकालय में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे, तो प्रजामित्र को ही लिखूँगी। लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा न छापे तो क्या होगा क्या? 50 रुपये ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हड्डियाँ खोलकर कुत्ते की जात तो पहचान ली जाएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस समझते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आध घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूँ। जालपा ने निवराज राजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूँ? कल ही आऊँगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि रामेश्वरी पंखा लिए अपने को जलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन से ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे काँप रही हूँ। अरे तुम्हारे पाँव में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? रामेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, बैद जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ है सर? मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती। मजनूर तक चक्की से आटा पिसवा लेती है। मैं तो एक आना शेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? रामेश्वरी ने झेप से मुस्कुराकर कहा, कौन बहुत था? पाव भर तो 2 दिन के लिए ही हो जाता है, खाते नहीं एक और भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना है, गौ है। उनके पास घड़ी भर बैठना गौ नहीं। रतन जाकर जात के पास एक मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जात न चलता होगा माँ जी। लाओ थोड़ा सा गेहूँ मुझे दो, देखूँ तो। रामेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी मेरी अम्मा। लाओ थोड़ा सा गेहूँ, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूँ तो लाइए। रामेश्वरी ने उनका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूँ घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे। अच्छा चलिए, मैं आपके भंडारे में देखूँ, गेहूँ होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हाड़ियों में टटोर टटोर कर देखने लगी। एक हाड़ी में गेहूँ निकल आए। बड़ी खुश हुई, बोली, देखो माँ जी निकले कि नहीं, तुम बहू से बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूँ निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। रामेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू, वह जात पर बैठी गेहूँ पीस रही है, उठाती हूँ उठती नहीं है, मैं कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चले जरा देखूं। रामेश्वरी ने व्यवस्था से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर कर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके बलिष्ठ हाथों में जात लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओरी आटा महीन हो, नहीं पैसे न मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। भरों की भांति अनिश्चय भाव से मुस्कुराई। जालपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं पैसे न पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूं बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा, धेले शेर।
रतन, धेले सिर सही। जालपा, मुंह धो आओ, धेले सिर मिलेंगे। रतन, मैं यह सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जालपा, आ जाऊं, मैं भी खिंचा दूं। रतन जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊं। जालपा, अकेले कैसे गाओगी? रामेश्वर से, अम्मा आप जरा दादी जी के पास बैठ जाए, मैं अभी आती हूँ। जालपा भी जात पर बैठी और दोनों जात का यह गीत गाने लगी। मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जात की घुमुर घुमुर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख, जैसे दो चिड़िया प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हो। रमानंद की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी। दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दिन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन रुपए के पैसे आए 3 रुपए। पहले ही दिन के 3 रुपए पैसे आए। दूसरे दिन 4-5 रुपए का औसत बढ़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता फिर दूसरी दुकान पर न जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज़्यादा न होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चलने के लिए उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपए बचे रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपए न थे मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की भी याद आ गई। रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक टालता था, अब अबाध रूप से आने लगी। देवी दिन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गों के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की 2 शीशियाँ लाकर दे दी। दोनों निहाल हो गए। बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो उसे डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्यों जान देती है? अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ दुकान उठाकर फेंक दूंगा। फिर मुझे जो सजा देना चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदागद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती रमा दुकान पर तो नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी कूली को 1-2 पैसे देकर उसके सिर पर रख देती। वह ना होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उठाकर शांत बैठ जाती, जिसमें रमा भाप न सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपने जगह सुरक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह सुरक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट न मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह न मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को न सही रात को ही तो निकलता हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात को न पकड़ लेती? फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफ़ी है। यूँ मन को समझा कर वह 10 बजे से घर निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग शंका होती थी कोई कांस्टेबल न आ रहा हो। उसे विश्वास है कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वह नीचे से सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूसी हो। मेरी ओर कितने ध्यान से देख रहा है। यूँ सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा है। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं। कोई यूँ सिर झुकाकर तो नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है। शायद कोई खुफिया ही उसका हाथ छोड़ने के लिए हुआ है। खुफिया ही हो। उसका हाथ साथ छोड़ने के लिए एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता न था, नहीं उस पर बैठ लेता। थोड़ी दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामोखा सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली।
मोटो के यहाँ जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को भी और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की, एक यह पगड़ी बांध ली और बंधी भी कितनी बेतुकी, एक टीले से ऊपर उड़ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वाएगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी। यह उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है। शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों के मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम न सजा होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके अवसान जाते हुए रहे। जब सिपाहियों का दिल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गई और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी में उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंजी हुई आंखें क्यों चुकती। एक ने अपनी साथी से कहा, यो मनई चोर न होए तो तुम्हारी टांगन ते निकर जाई। कस चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हमहू का हो रहा है। फूरे कहो पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जियो पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा क्या नाम है। रमानाथ ने सिनाजोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे। मैं क्या चोर हूँ। चोर नहीं तो तू शाह हो। नाम क्यों नहीं बताते। रमा ने एक क्षण आगा पीछा में पढ़कर कहा, हीरा लाल। घर कहाँ है। घर, हाँ घर ही पूछते हैं। शाहजहाँपुर। कौन मोहल्ला। रमा शाहजहाँपुर न गया था, न कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। तो साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भभकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, शकुनत झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बगले झाँकने लगे। महीने से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे। क्या तुम मुझे कोई देहाती समझ लिया है। कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दिन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। यह जमाव देखकर भी वह गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, है जमादार, यह क्या करते हो। यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हो। तीनों कांस्टेबल देवदिन से परिचित है, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं, यह सब कब से। देवदिन के मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ वैसे ही हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में एक प्रश्न होकर कहा, इनका क्या नाम है। देवदिन ने सिर पिटाकर कहा, नाम इन्होंने बताया ना होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकालकर कहा, जान पड़त है तुम हो मिले हो, नाव काहे नहीं बतावत हो इनका। देवदी ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रोब न जमाना पांडे, समझे, यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा तुम तो ख्वामख्वा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते। देवदी ने कातर नेत्रों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असल नाम यही है या कुछ और हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा। रमानाथ या हीरा लाल या दोनों, एक घर का एक ससुराल का। तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाम है रमानाथ, बताओ तो हीरा लाल, सबूत हुआ गवाह। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। सुबह की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, वो चक्को सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने में ही अपनी कुशलता दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वो कभी न हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवदिन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में यह क्या सहारा भी हाथ से निकल गया। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय एक बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा थे, गोरे से शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी।
उनके बगल में नायब नायब दरोगा थे। एक सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल, सुगठी शरीर, सिर पर केश था, हाथों में कड़े, पर शिकार से परहेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कौड़ी किसी आंखें, फूले हुए गाल और ठिकना कद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा, छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कस लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनाना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी, हलफ से कहता हूँ सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाने होगा। उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ जवाब दबा पड़े। इंस्पेक्टर हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी न होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चलने सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, एक हफ्ते की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दरोगा भी उसके साथ ही चले गए। दरोगा ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दरोगा जी लाइए, कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को सुबह पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और शकुतन दोनों गलत बतलाई थी। देवी दिन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता नहीं है, उसी के घर ठहरा हुआ है। जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दरोगा, देवी दिन वही है ना जिसके दोनों लड़के सिपाही? जी हाँ, वही। इतने में रमानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हैं। तब कठोर दृष्टि से देख कर बोले, अच्छा ये इलाहाबाद का रमानाथ है, खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो, कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हालचाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती न की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनसिपलिटी में नौकर था, हिमाकत कहिए या बदनसीबी। चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए, मैं वक्त पर रुपए न जमा कर सका। शर्म के मारे घर के आदमी से कुछ न कहा, नहीं तो इतने रुपए का इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल न था। जब कुछ बस न चला तो वहाँ से भागकर यहाँ चला आया, इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है, क्या शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब में मुँह से हाथ लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए हुए हजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाके मस्तों का वहाँ कहाँ गुजर। दरोगा, तो क्या हुआ, जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दरोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवी दिन आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवी दिन हुजूर को सलाम करने चला आया, इन बेचारे पर दया की नजर रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दरोगा, बच्चा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवी दिन, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दरोगा, जानता है इन पर वारंट है सरकारी रुपए गबन करने का। देवी दिन, हुजूर भूल चूक आदमी से ही होती है, जवानी की उम्र है, खर्च हो गए होंगे। यह कहते देवी दिन ने 5 गिनिया कमर से निकाल कर मेज पर रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवी दिन, कुछ नहीं हुजूर को पान खाने को। दरोगा, रिश्वत देना चाहता है? क्यों, कहो तो बच्चा इसी इल्जाम में भेज दूं? देवी दिन, भेज दीजिए सरकार, घरवाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दरोगा, अब इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिनिया लेकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम है। देव दिन, आप लोगों के लिए इतना इनाम जरूर हुजूर, क्या है, यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा, बकबक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवी दिन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकान दौरी तो नाम की है, कांस्टेबल बुढ़िया से मांग जाके। देवी दिन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ भैया, लड़कों का हाल जानते ही हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धाम किए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दरोगा, तो अपनी गिनिया उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवी दिन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, धक्के क्यों दिलवाइएगा? दरोगा कांस्टेबल से, इन हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले।
देवदीन के होठ आवेश से काँप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी भी व्यग्रता रमा ने कभी न देखी थी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विभोर हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे फिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क तक चला गया। मगर एक ही पल में फिर लौटा और दरोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमा अभी वही खड़ा था। उसकी यह ममता रोक देखकर रो पड़ा। बोला, दादा अब तुम हैरान न हो, मेरे भाग में जो कुछ लिखा वह होने दो। मेरे पिता भी यहाँ होते तो इससे ज़्यादा और कुछ क्या करते। मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार न मानूंगा। देवदीन आके पूछते हुए कहा, कैसी बातें करते हो भैया, जब रुपए आए तो देवदीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ। अभी घर बेच दूँ तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊँगा। दरोगा जी अभी भैया को हिरासत में न भेजो, मैं रुपए की फिक्र करके थोड़ी देर में आता हूँ। देवदीन चला गया। दरोगा जी ने सह्यता से भरे हुए स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक, तुमने इससे कौन सी बूटी सुंघा दी। रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिनिया लावे। रमानाथ अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावा नहीं दिलाना चाहता। आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दरोगा, मुझे 5 के बदले 6.5 से मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं। तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्दी पीस लूँ उतना ही अच्छा है। मैंने समझा था मैं पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ। अब मालूम हुआ कि यह बेकली और आठों पहर पकड़े लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं है। दरोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिशल निकाली। उसने पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई तरकीब बतलाऊं कि देवदीन के रुपए भी बच जाए और तुम्हारे ऊपर भी हर्फ न आए तो कैसा। रमन ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी कोई तरकीब है, मुझे तो आशा नहीं। दरोगा, अजी साईं के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।